गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मतलब अपने जो जितने भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं या क्या क्या गुण होते हैं, तो उनके बारे में आज अपन इस सेशन में देखेंगे या पढ़ेंगे। तो आज का अपना टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो जितने भी अपने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी जो भी विशेषताएं हैं, जो भी उनके गुण हैं, उनको अपन ने दो भागों में विभाजित किया है। फर्स्ट है स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स और सेकंड है डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो फर्स्ट अपन देखते हैं स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो जनरली अपन ने इनको निम्न भागों में डिवाइड किया है, बांटा है या विभाजित किया है। फर्स्ट है एक्यूरेसी, सेकंड प्रिसीजन, थर्ड अपनी सेंसिटिविटी, फोर्थ वन इज रेजुलेशन, फिफ्थ वन इज लिनियरिटी, सिक्स्थ वन इज डेड टाइम, सेवन वन इज डेड जोन, एट्थ वन इज रेंज एंड स्पान, नाइन्थ है स्टैटिक एरर, टेंथ है आपका थ्रेश होल्ड। तो वन बाई अपन इनके बारे में देखते हैं कि ये होती क्या है। फर्स्ट है अपना एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी क्या होती है कि एक्यूरेसी वो चीज़ है कि आपका जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो आप जिस क्वांटिटी का मेजरमेंट कर रहे हो उसकी ट्रू वैल्यू के कितना नज़दीक या कितना पास आपका वो इंस्ट्रूमेंट क्या कर रहा है, रीडिंग दे रहा है। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन पे जाएं तो अपन ये क्या हो गया, इट इज़ द क्लोजनेस विथ विच एन इंस्ट्रूमेंट रीडिंग अप्रोचेस टू द ट्रू वैल्यू ऑफ क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड। मतलब क्या हुआ कि आपकी जो मेजर्ड क्वांटिटी है या जिस क्वांटिटी का आप मेजरमेंट कर रहे हो उसकी ट्रू वैल्यू के कितना नज़दीक आपका इंस्ट्रूमेंट क्या कर रहा है, रीडिंग दे रहा है। ठीक है, तो एक्यूरेसी इज द डिग्री टू विच इंस्ट्रूमेंट रीडिंग मैच द ट्रू वैल्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यू। मतलब ये क्या डिग्री है कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग है वो ट्रू वैल्यू से कितना मैच करती है। ठीक है, इट इंडिकेट्स द एबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट टू इंडिकेट द ट्रू वैल्यू ऑफ क्वांटिटी। मतलब ये क्या एक्यूरेसी क्या दिखाती है आपकी कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो कितना एक्यूरेटली आपको उसकी ट्रू वैल्यू दे रहा है, उसकी योग्यता दिखाता है। ठीक है, तो एक्यूरेसी को क्या कर सकते हैं अपन, चार विभिन्न तरीकों से इसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है अपना कि एक्यूरेसी एज ए परसेंटेज ऑफ फुल स्केल रीडिंग। मतलब क्या हुआ कि आपकी जो फुल स्केल रीडिंग है उसका कितना परसेंटेज आपकी एक्यूरेसी है। ठीक है, तो इन केस ऑफ इंस्ट्रूमेंट हैज यूनिफॉर्म स्केल, accuracy can be expressed in terms of percentage of full scale reading। मतलब क्या है कि जहाँ पर भी आपके जो इंस्ट्रूमेंट का स्केल है वो यूनिफॉर्म है, मतलब और उसमें जितने भी पार्ट्स बने हुए हैं यूनिफॉर्मली बने हुए हैं। ठीक है, तो वहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं कि एक्यूरेसी को जो भी उसकी फुल स्केल रीडिंग है या जो भी उसकी मैक्सिमम रीडिंग है उसका परसेंटेज के रूप में अपन क्या कर सकते हैं, उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अपन बात करें कि मान लो कोई इंस्ट्रूमेंट है जिसकी फुल स्केल रीडिंग 50 यूनिट्स है, वो यूनिट कुछ भी हो सकती है, मीटर है तो वो एम्पियर हो जाएगा, वोल्ट मीटर है तो वो आपका क्या हो जाएगा, वोल्टेज हो जाएगा। ठीक है, तो अपन यहाँ पे जनरली उसका क्या नाम देते हैं, 50 यूनिट्स है। ठीक है, और उसकी एक्यूरेसी अपन ने दिखा दी 0.1%। ठीक है, ठीक है, 0.1% ऑफ फुल स्केल रीडिंग। तो प्रैक्टिकली एक्यूरेसी को अपन क्या दिखाएंगे, एरर्स ऑफ या लिमिटिंग एरर्स के रूप में दिखाते हैं कि लिमिट ऑफ एरर कि कितना इसमें लिमिटिंग एरर है। ठीक है, तो 0.1% का क्या मीनिंग हो गया कि 50 यूनिट्स का 0.1% कितना हो गया अपना, 0.5 यूनिट। ठीक है, अब ये 0.5 यूनिट आपका मतलब प्लस माइनस में हो सकता है। मतलब जैसे मान लो कोई यूनिट आपके उसका ट्रू वैल्यू है, जैसे मान लो 10 यूनिट है। ठीक है, तो आपका इंस्ट्रूमेंट रीडिंग दे सकता है 9.5 यूनिट या 10.5 यूनिट्स। मतलब ये रेंज हो गया पर्टिकुलर। इस रेंज के अगर अंदर आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो रीडिंग दे रहा है तो आप कहेंगे कि वो 0.1 एक्यूरेसी इसकी क्या है, इस इंस्ट्रूमेंट की 0.1 एक्यूरेसी है। ठीक है, अगर इस रेंज से बाहर जाता है तो आप कहेंगे कि इस जो आपका इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है, एक्यूरेट नहीं है उतना। ठीक है, कम एक्यूरेट है। ठीक है, तो ये तो था फर्स्ट टाइप कि आपको परसेंटेज ऑफ फुल स्केल रीडिंग के रूप में इसको क्या
क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं या दर्शा सकते हैं। सेकेंड है अपना एक्यूरेसी एज परसेंटेज ऑफ ट्रू वैल्यू, मतलब जो भी आपकी ट्रू वैल्यू है उसका परसेंटेज के रूप में भी आप उसको क्या कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो, दिखा सकते हो, स्पेसिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो एक्यूरेसी इज टू बी स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ ट्रू वैल्यू ऑफ क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड, मतलब जिस भी क्वांटिटी का आप मेजरमेंट कर रहे हो उसकी जो ट्रू वैल्यू है उसका परसेंटेज के रूप में भी आप इसको क्या कर सकते हो, स्पेसिफाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 0.1% ऑफ ट्रू वैल्यू। ठीक है, तो कोई भी आपका इंस्ट्रूमेंट है जो भी उसकी ट्रू वैल्यू है उसका परसेंटेज के रूप में आप इसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। थर्ड अपना एक्सप्रेस करने का तरीका है एक्यूरेसी एज परसेंटेज ऑफ स्केल सॉरी स्केल स्पान। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपका कोई स्केल है जिसकी कुछ मिनिमम रीडिंग है और कुछ मैक्सिमम रीडिंग है। ठीक है, तो उन दोनों रीडिंग के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, स्पान हो जाएगा, और उस स्पान का परसेंटेज के रूप में आप क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं, एक्यूरेसी एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर इसके पॉइंट्स पे अपन, तो इफ ए मैक्स इज मैक्सिमम पॉइंट फॉर विच स्केल इज कैलिब्रेटेड दैट इज फुल स्केल रीडिंग, जो भी आपकी ए मैक्स है वो क्या है, फुल स्केल रीडिंग है, एंड a minimum is the lowest point on the scale, then the scale span is a max minus a minimum। मतलब जो भी आपकी मैक्सिमम लिमिट है या मैक्सिमम स्केल रीडिंग है उसमें से जो भी आपकी मिनिमम या लोवेस्ट पॉइंट है स्केल के ऊपर उसमें से अगर घटा दें तो अपन को क्या मिल जाएगा, स्केल स्पान मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी रेंज है आपकी मतलब जो लोवेस्ट रीडिंग है वो 25 यूनिट्स है और जो हाईएस्ट रीडिंग है वो 2 to 5 यूनिट्स है, तब उसकी स्पान क्या हो जाएगा, 200 यूनिट्स हो जाएगा। मतलब 2 to 5 यूनिट्स माइनस 25 यूनिट्स इक्वल टू कितना आ गया आपका, 200 यूनिट्स। और एक्यूरेसी को फिर इस केस में कैसे दिखा सकते हैं अपन, प्लस माइनस, एग्जाम्पल के तौर पे लिया है तो प्लस माइनस 0.2% ऑफ स्पान। ठीक है, तो 0.2% ऑफ 200 कितना हो गया, प्लस माइनस 0.4 यूनिट्स एरर इन मेजरमेंट, मतलब 0.4 यूनिट्स प्लस माइनस आपका क्या हो सकता है, एरर हो सकता है मेजरमेंट में। ठीक है, तो जैसे अगर मान लीजिए मैं आपका रीडिंग है 100 यूनिट्स, तो 100 यूनिट्स का आपका 0.2% कितना हो गया आपका। ठीक है, मतलब जो 100 यूनिट्स है तो 0.4 यूनिट क्या कर सकता है, आपको ये एरर दे सकता है, तो 0.4 यूनिट उससे कम भी हो सकती है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, तो ये तो थर्ड तरीका एक्यूरेसी एज ए परसेंटेज ऑफ स्केल स्पान। लास्ट है फोर्थ है पॉइंट एक्यूरेसी। ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज द एक्यूरेसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ओनली एट वन पॉइंट ऑफ इट्स स्केल। मतलब क्या हुआ कि आपके स्केल के किसी निश्चित एक पॉइंट पर ये क्या करेगा, आपका उस पॉइंट के ऊपर इसकी एक्यूरेसी देगा। ठीक है, इट डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्यूरेसी एट अदर पॉइंट ऑन द स्केल। जैसे कि इसके नाम से है कि पॉइंट एक्यूरेसी, मतलब एक पॉइंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको ये क्या करेगा, उस इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी को क्या करेगा, दिखाएगा, बट उस पॉइंट के अलावा जितने भी पॉइंट्स हैं स्केल के ऊपर वहाँ पर ये इंस्ट्रूमेंट की कितनी एक्यूरेसी है वो अपन को इसका कोई इन्फॉर्मेशन या कोई आइडिया नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, फोर्थ तरीका पॉइंट एक्यूरेसी। इसके बाद सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है या सेकंड विशेषता है या गुण बोल रहे हैं अपन, वो है प्रिसीजन। तो प्रिसीजन अगर बाय डेफिनेशन पे अपन जाए तो इट इज ए मेजर ऑफ रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ और कंसिस्टेंसी ऑफ द मेजरमेंट। मतलब कि आपका जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो जो रीडिंग दे रहा है वो कितनी रिपीटेबिलिटी है या कितनी कंसिस्टेंस है। मतलब कि जैसे मान लीजिए आपका मीटर रीडिंग दे रहा है 10.5 या 10.5 10 अपन उसकी क्या मान लें, ट्रू वैल्यू मान लें, तो मान लीजिए आपका इंस्ट्रूमेंट रीडिंग दे रहा है कि सॉरी 10.4, 10.2, 10.25, 10.3, 10.4, तो ये अप्रो नियर बाई किसके है, 10.5 या 4 के आसपास रीडिंग दे रहा है कंटिन्यूसली। आपने जैसे मान लो 20 रीडिंग ली तो 20 में से 19 जो रीडिंग आई आपकी वो आसपास किसके है, आपके 10.5 या 10.4 के आसपास है। तो आपका कहेंगे कि आपका जो मीटर क्या है प्रिसाइज है।
ठीक है, मतलब कंसिस्टेंटली वो एक पर्टिकुलर पॉइंट के आसपास क्या रहा है, या एक पर्टिकुलर स्मॉल रेंज में क्या कर रहा है, आपका रीडिंग दे रहा है। ठीक है, और इन अदर वर्ड्स में बोलें तो इट इज़ ए मेजर ऑफ डिग्री ऑफ एग्रीमेंट विद इन ए ग्रुप ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, तो और थर्ड पॉइंट है इट इज़ नॉट गारंटीड फॉर एक्यूरेसी, मतलब कोई मीटर का प्रिसाइज होने का मतलब नहीं है कि वो क्या हो, जरूरी नहीं है कि वो क्या हो, एक्यूरेट भी हो। मतलब अगर आपका मीटर प्रिसाइज है, उसमें अच्छा प्रिसीजन है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि उसकी एक्यूरेसी भी अच्छी हो। ठीक है, तो अपन जैसे एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे समझते हैं। जैसे आपको स्लाइड में ये आपको 3 डायग्राम दे रखे हैं, जो कि जैसे मान लीजिए कोई निशानेबाज है, तो अपन थर्ड वन से स्टार्टिंग करेंगे। जो राइट हैंड साइड में सबसे लास्ट वाला जो डायग्राम है, गोल पॉइंट है, तो किसी निशानेबाज ने 4 निशाने लगाए। ठीक है, तो 4 निशाने लगाए, तो अब वो चारों निशाने के अलग अलग पॉइंट पे हैं। ठीक है, होना कहाँ चाहिए, आपका गोल क्या है, जो आपका येलो वाला जो पोर्शन है, येलो वाला जो सर्कल है, उसके अंदर उसका निशाना लगना चाहिए। ठीक है, देन उसको उसके जितने भी उस हाईएस्ट पॉइंट है वो उस येलो मार्क पे टारगेट करने पर मिलेंगे। ठीक है, तो बट यहाँ पे अपन ने चारों निशाने देख रहे हैं कि वो सारे अलग अलग डायरेक्शन में हैं, अलग अलग जगह हैं। तो अगर इसी प्रकार कोई इंस्ट्रूमेंट आपका अगर रीडिंग देता है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, ना तो ये क्या है, एक्यूरेट है, ना ही प्रिसाइज है। सेकंड जो बीच वाला अपना गोल पॉइंट है, उस पर अगर फोकस करें, तो जैसे मान लीजिए कोई निशानेबाज, उसने 4 निशाने लगाए, वो चारों निशाने उसने बिल्कुल जो अपना गोल पॉइंट है, जो येलो पोर्शन है, उसमें ना लगा के एक पर्टिकुलर पॉइंट पर लगाए, बट चारों निशाने उसी के आसपास है, उस पर्टिकुलर छोटे से एरिया में है। तो इसको बोलेंगे अपन कि ये एक्यूरेट तो नहीं है, बट प्रिसाइज है। मतलब आपने जितने भी निशाने लगाए वो एक छोटे से एरिया में लगाए। ठीक है, तो वो क्या हो गया, आपका प्रिसाइज हो गया। अगर ऐसे इंस्ट्रूमेंट आपका एक पर्टिकुलर पॉइंट पर रीडिंग देता रहता है कंटिन्यूसली कंसिस्टेंसी के रूप में, तो वो आपका इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएगा, प्रिसाइज हो जाएगा। फर्स्ट वन पे अगर अपन चलें, तो आपका ये गोल पॉइंटर यहाँ पर जो आपका निशानेबाज है, जिसने भी निशाने लगाए 4 निशाने, वो उसने बिल्कुल येलो सर्कल के अंदर लगाए हैं। तो इसको बोलेंगे कि ये क्या है, आपका एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। मतलब आपका बिल्कुल ट्रू वैल्यू के पास आपका वो इंस्ट्रूमेंट रीडिंग भी दे रहा है, और कंसिस्टेंटली वो उसी रेंज में आपका क्या कर रहा है, हर बार रीडिंग दे रहा है। तो वो आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है, आपका एक्यूरेट भी है, साथ ही साथ प्रिसाइज भी है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है इसका, एन इंस्ट्रूमेंट विथ मोर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट मोर प्रिसाइज। मतलब जो इंस्ट्रूमेंट आपका जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिजिट रखेगा, या जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिजिट होते हैं उसमें, उतना ही वो क्या होता है, प्रिसाइज होता है। सॉरी, थर्ड है आपका सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी को अपन कैसे डिफाइन करते हैं कि सेंसिटिविटी क्या है, आपका रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आउटपुट सिग्नल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इनपुट सिग्नल। मतलब जो भी आपका आउटपुट सिग्नल है उसका मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर दे अगर अपन किससे, इनपुट सिग्नल के मैग्नीट्यूड से, तो आपको क्या होता है, सेंसिटिविटी होता है। फॉर्मूला के रूप में लिखे तो सेंसिटिविटी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आउटपुट सिग्नल डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ इनपुट सिग्नल। ठीक है, तो अपन को डिजायरेबल क्या होता है कि इंस्ट्रूमेंट की जो आपकी सेंसिटिविटी हो क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। तो इंस्ट्रूमेंट शुड हैव हाई वैल्यू ऑफ सेंसिटिविटी। ठीक है, तो सेंसिटिविटी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। ठीक है, तो हायर सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है कि आपका जो सिस्टम है, या जो आपका जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, वो अगर आपने इनपुट में स्मॉल चेंज किया, कोई भी स्मॉलेस्ट चेंज किया, उसको भी क्या कर ले, वो डिटेक्ट कर ले, या उसको भी चेंज को डिटेक्ट करके उसके अकॉर्डिंग रेस्पॉन्ड करे। ठीक है, तो ये क्वालिटी क्या होती है, सेंसिटिविटी होती है। सेंसिटिविटी से रिलेटेड टर्म एक और होती है डिफ्लेक्शन फैक्टर। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन फैक्टर वो कह दो या अपन इनवर्स सेंसिटिविटी कहते हैं, दोनों एक ही बात है। और ये क्या होता है कि रेसिप्रोकल ऑफ द सेंसिटिविटी। मतलब फॉर्मूले के रूप में लिखें तो डिफ्लेक्शन फैक्टर इक्वल टू 1 अपॉन सेंसिटिविटी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इनपुट सिग्नल डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आउटपुट सिग्नल। ठीक है, तो जैसे आपको ये पार्ट में कोई कर्व दे रखा है,
तो यहाँ पे सेंसिटिविटी क्या हो गया, जैसे एक्स एक्सिस पे आपका क्या है, इनपुट सिग्नल है क्यू आई या इनपुट है, और वाई एक्सिस पे आपका क्या है, आउटपुट है क्यू नॉट, ठीक है, या क्यू आउटपुट क्यू ओ, ठीक है। तो फर्स्ट आपका क्या है, स्ट्रेट लाइन आपका रेस्पॉन्स है आउटपुट का इनपुट के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे अपन ने सेंसिटिविटी क्या हो गई, जैसे कि पर्टिकुलर पॉइंट्स के बीच में अगर अपन लेके चलें तो डेल्टा क्यू नोट अपॉन डेल्टा क्यू आई। इसी प्रकार अगर कोई आपका स्ट्रेट लाइन रेस्पॉन्स ना के अदर कोई रेस्पॉन्स है, तो वहाँ पे भी किसी भी दो पॉइंट्स के बीच जो भी आपका स्मॉलेस्ट चेंज ले रहे हो आप इनपुट में, उसी के अकॉर्डिंग आपका आउटपुट में चेंज होगा, और उस आउटपुट में चेंज डिवाइडेड बाय इनपुट में चेंज का अगर आप डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी आपको मिल जाएगी। इसके बाद है रेजोल्यूशन, ठीक है। तो रेजोल्यूशन क्या होता है कि रेजोल्यूशन वह अमाउंट है इनपुट का जहाँ तक कि आपको इनपुट चेंज करने पर आउटपुट क्या करे, नहीं मिलना आपको प्राप्त हो जाए। या अगर अपन इसकी डेफिनेशन पे चलें तो क्या हो गया, रेजोल्यूशन इज द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ इनपुट सिग्नल चेंज दैट द इंस्ट्रूमेंट कैन डिटेक्ट रिलायबिलिटी। मतलब आपका जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो कितने स्मॉलेस्ट इनपुट चेंज को क्या कर सके, डिटेक्ट कर सके, ठीक है। तो अगर अपन इसके सेकंड पॉइंट पे चलें तो क्या हो गया, इफ द इनपुट इज स्लोली इंक्रीज्ड फ्रॉम सम आर्बिट्ररी इनपुट वैल्यू it will again to be found that output does not change at until a certain increment is exceeded। मतलब क्या हुआ कि अगर आपका आउटपुट चेंज नहीं हो रहा है और आप इनपुट को धीरे धीरे चेंज कर रहे हैं, मतलब आपका इनपुट एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वहाँ से स्लोली आपने इनपुट को क्या करना, बढ़ाना स्टार्ट किया, बट आपका आउटपुट में कोई चेंज नहीं आ रहा, बट एक सर्टेन पॉइंट पर जाकर अगर उससे आगे अगर आप इनपुट सिग्नल का बढ़ाते हैं या इनपुट सिग्नल का मैग्नीट्यूड बढ़ाते हैं, तब आपका फिर वो इंक्रीमेंट क्या होने लग जाता है, डिटेक्ट होने लग जाता है किसमें, आउटपुट में, ठीक है। तो उस रेंज को या उस इनपुट चेंज को ही अपन क्या बोलेंगे, रेजोल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। तो दिस इंक्रीमेंट इज कॉल्ड रेजोल्यूशन और डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। मतलब रेजोल्यूशन या कह दें या डिस्क्रिमिनेशन कह दें, दोनों एक ही चीज़ है। फिफ्थ प्रॉपर्टी है अपनी लीनियरिटी, ठीक है। तो ये सबसे मोस्ट बेस्ट प्रॉपर्टी मानी जाती है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में या मेजरमेंट सिस्टम में, जो कि होनी चाहिए उसके अंदर इटसेल्फ, ठीक है। तो लीनियरिटी क्या होती है, लीनियरिटी होती है कि आपका आउटपुट शुड बी लीनियरली प्रोपोर्शनल टू किसके होना चाहिए, इनपुट के। मतलब आउटपुट और इनपुट का जो बीच का जो कर्व है वो क्या आइडियली क्या होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। यहाँ पे आप जैसे आपको आइडियली कर्व क्या दिखा रखा है, स्ट्रेट लाइन दिखा रखा है आउटपुट और इनपुट के बीच, बट अपन जानते हैं कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट 100% क्या नहीं होता, परफेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए देयर इज ए सम परसेंटेज ऑफ एरर मार्जिन इन दैट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। नेक्स्ट अपना है डेड टाइम। डेड टाइम आपका वो टाइम है जब तक कि आपका जो सिस्टम है वो क्या है, रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट नहीं कर दे। मतलब क्या हुआ कि जैसे आपने कोई इंस्ट्रूमेंट में इनपुट अप्लाई किया, बट एक पर्टिकुलर टाइम तक आपका जो सिस्टम है वो क्या आउटपुट नहीं दे रहा, ठीक है। तो स्टार्टिंग से लेके और जहाँ तक आपका सिस्टम ने आउटपुट दिखाना स्टार्ट किया, वहाँ तक का जो टाइम है वो क्या हो गया, आपका डेड टाइम, ठीक है। तो अगर इसका डेफिनेशन के अपन देखें तो क्या हो गया, इट इज़ डिफाइंड एज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट टू बिगिन रेस्पॉन्ड टू ए चेंज इन मेजर एंड। मतलब जो भी आपकी मेजरिंग क्वांटिटी है उसमें वह टाइम जहाँ तक कि उस मेजरमेंट में आप चेंज करते जा रहे हो, जब तक कि आपका जो मेजरिंग सिस्टम है वो आउटपुट दिखाना नहीं स्टार्ट कर दे या उस चेंज इन मेजरमेंट को नहीं डिटेक्ट करे या उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड नहीं करे। जैसे अपने कर्व में देख रहे हैं कि अपन ने एक जो आपका इनपुट तो अपन अप्लाई कर चुके हो, बट आपका एक पर्टिकुलर टाइम तक आपका आउटपुट क्या है, शो नहीं हो रहा, या जो आपका मेजरमेंट सिस्टम है उसको वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है इनपुट को, ठीक है। तो उस टाइम तक
जहाँ तक कि आपका जो मेजरिंग सिस्टम है रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट नहीं होता, ठीक है। तो इनपुट के स्टार्टिंग से लेके उस टाइम तक जब तक कि आपका मेजरिंग सिस्टम रिस्पॉन्ड कर रहा है, वहाँ तक के जो टाइम डिफरेंस है उसी को क्या बोलेंगे अपन, डेड टाइम। इन अदर वर्ड्स, इट इज़ द टाइम बिफोर द इंस्ट्रूमेंट बिगन टू रिस्पॉन्ड आफ्टर द मेजरमेंट क्वांटिटी हैज़ बीन चेंज्ड। नेक्स्ट अपना डेड जोन। डेड जोन क्या है कि वह लार्जेस्ट चेंज इन इनपुट, ठीक है, फॉर विच देयर इज नो आउटपुट इन द ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। मतलब आपके इनपुट का वह लार्जेस्ट चेंज जिसके दौरान आपका इंस्ट्रूमेंट क्या करे, आउटपुट नहीं दे, ये रेस्पॉन्ड नहीं करे, उसी लार्जेस्ट चेंज ऑफ इनपुट को अपन क्या कहेंगे, डेड जोन कहेंगे, ठीक है। इसको दूसरे शब्दों से जैसे डेड बैंड, डेड स्पेस या न्यूट्रल जोन से भी इसको परिभाषित या अदर वर्ड्स में कहा जाता है, ठीक है, जाना जाता है इन अदर वर्ड्स के रूप में भी। क्या क्या है, डेड बैंड, डेड स्पेस और न्यूट्रल जोन। एट्थ प्रॉपर्टी है अपनी रेंज एंड स्पान। तो रेंज क्या हो गई, जो भी आपका मैक्सिमम और इनपुट वैल्यू ऑफ इनपुट्स और द आउटपुट फॉर विच इंस्ट्रूमेंट इज रिकमेंडेड टू यूज। मतलब जो भी आपका इनपुट है या आउटपुट का एक पर्टिकुलर मैक्सिमम वैल्यू होगी और मिनिमम वैल्यू होगी, उन दोनों या जो मिनिमम से लेके मैक्सिमम की जो रेंज जो परास है, जो या वैल्यूज का अंतर है, वही क्या है, आपका रेंज है। और इन दोनों वैल्यूज का जो एल्जेब्रिक डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, आपका रेंज स्पान हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कोई एक थर्मोमीटर है, उसका स्केल है -40 डिग्री से 140 डिग्री, और 100 डिग्री, ठीक है। तो -40 से 100 डिग्री तो इसका क्या हो गया, रेंज हो गया। और 100 माइनस ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस, मतलब 140 डिग्री इसका क्या हो गया, स्पान हो गया। मतलब अपन ने क्या किया, मैक्सिमम में से मिनिमम स्केल रीडिंग को अपन क्या कर दिया, घटा दिया, तो अपन को क्या मिल गया, स्पान मिल गया। फिर है स्टैटिक एरर। तो स्टैटिक, जैसे अपन ने एरर वाले सेशन में देख लिया था कि एरर क्या होती है। तो एरर को अपन डिफाइन करते हैं कि डेविएशन फ्रॉम द ट्रू वैल्यू। मतलब क्या हुआ कि जो भी अपनी डिजायर या ट्रू वैल्यू है उससे कितना डेविएशन या कितनी अलग अपन को रीडिंग मिल रही है, ठीक है। फॉर्मूले के रूप में अगर अपन इसको देखें तो स्टैटिक एरर या दूसरा इसका नाम है एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। कि जो वैल्यू अपन ने मेजर करी, अपन को इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मिली, और जो उसकी ट्रू वैल्यू, उसमें दोनों में कितना अंतर आ रहा है, कितना डेविएशन आ रहा है, वही क्या है, अपना स्टैटिक या एब्सोल्यूट एरर है, ठीक है। तो अपन डेल्टा आर से इसको डिनोट करते हैं। तो डेल्टा आर इज इक्वल टू आर एम, जहाँ पे आर एम क्या है, आपका मेजर्ड वैल्यू, माइनस आर टी क्या है, आपका ट्रू वैल्यू, ठीक है। इसी में एक और है कि लिमिटिंग एरर या रिलेटिव एरर को कैसे डिफाइन करते हैं कि अपन अगर एब्सोल्यूट एरर को में अपन आपका जो ट्रू वैल्यू है उसका डिवाइड कर दे, भाग दे दें, तो अपन को क्या मिल जाती है, लिमिटिंग एरर या रिलेटिव एरर। अगर उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो वो लिमिटिंग एरर या रिलेटिव एरर आएगी आपकी, वो किस में आएगी, परसेंटेज में आएगी। देन है लास्ट अपना थ्रेशोल्ड, ठीक है। तो अगर इसकी अपन डेफिनेशन पे जाएं तो इफ़ द इंस्ट्रूमेंट इनपुट इज वेरी ग्रेजुअली इंक्रीज फ्रॉम 0, देयर विल बी अ मिनिमम वैल्यू रिक्वायर्ड टू गिव अ डिटेक्टेबल आउटपुट चेंज। दिस मिनिमम वैल्यू डिफाइंस द थ्रेशोल्ड ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। मतलब कि अपन क्या करते हैं कि अपन इनपुट को क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं 0 से, ठीक है। तो क्या होगा कि एक मिनिमम वैल्यू तक आपका जो आउटपुट है वो क्या होगा, चेंज नहीं होगा या डिडक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो उस मिनिमम वैल्यू ऑफ इनपुट को अपन क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो ये थी अपनी सारी स्टैटिक प्रॉपर्टीज या स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। देन इसके बाद सेकंड अपन बात करें डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स की या डायनेमिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो अगर इसको अपन अगर पॉइंट्स पे जाएं तो द सेट ऑफ क्राइटेरिया डिफाइंड फॉर द इंस्ट्रूमेंट विच आर चेंजेस रैपिडली विथ टाइम इज कॉल्ड डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब कि वो निर्धारित सेट ऑफ क्राइटेरिया, मतलब एक पर्टिकुलर सेट है, पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि टाइम के साथ कितनी चेंज हो रही हैं,
मतलब टाइम के साथ जिनमें वेरिएशन आ रहा है वो सारी क्या कहलाती हैं, डायनेमिक प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। मतलब वो प्रॉपर्टीज जो टाइम के साथ रेपिडली चेंज होती है वही क्या होती है, अपनी डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द सिस्टम इनपुट एंड आउटपुट व्हेन द मेजर्ड क्वांटिटी इज वेरिंग रेपिडली। मतलब ये क्या होता है, इनपुट और आउटपुट के बीच रिलेशनशिप होती है जब आपकी जो भी मेजरेबल क्वांटिटी है या जिस क्वांटिटी का मेजरमेंट कर रहे हो उसमें रेपिडली चेंज किया जाए, मतलब टाइम के साथ उसमें क्या किया जाए, चेंज किया जाए, वेरी किया जाए उस पर्टिकुलर अमाउंट को। ठीक है, तो जो इनपुट और आउटपुट के बीच जो रिलेशन है उसी को क्या बोलते हैं अपन, डायनेमिक प्रॉपर्टीज या डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो when an input is applied to an instrument or a measuring system, the instrument or the system cannot take up immediately its final steady state position. It goes through a transit state before it finally settles to its final steady state position. मतलब क्या हुआ कि कोई भी इनपुट अपन ने किसी मेजरिंग सिस्टम या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पे अप्लाई किया, सॉरी, तो इसका पॉइंटर है या जो भी जो आपका सिस्टम है वो इमीडिएटली आपका स्टेडी स्टेट पोजीशन में नहीं आता। इट विल टेक सम टाइम या इट विल गोज टू ए ट्रांजिशन स्टेट, उसके बाद ही फिर आपका वो एक फाइनल पोजीशन पे क्या होता है, सेटल होता है। ठीक है, तो उस ट्रांजिट स्टेट के कारण ही आपकी डायनेमिक प्रॉपर्टीज आती हैं। ठीक है, तो द डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स या डायनेमिक प्रॉपर्टीज ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट सिस्टम आर, तो बेसिकली अपन चार प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है स्पीड ऑफ रेस्पॉन्स और रेस्पॉन्स टाइम, सेकेंड है मेजरमेंट लेग या लेग कह दें, थर्ड है फिडेलिटी और फोर्थ है अपना डायनेमिक एरर। तो वन बाय वन अपन देखते हैं। तो एक पॉइंट आ रहा है कि अपन को कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में स्पीड ऑफ रेस्पॉन्स और फिडेलिटी अपना क्या है, डिजायरेबल है, और जो मेजरमेंट लेग और डायनेमिक एरर है वो क्या है, अनडिजायरेबल प्रॉपर्टीज हैं, ये अपन को नहीं चाहिए होती है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो फर्स्ट अपन बात करें स्पीड ऑफ रेस्पॉन्स। तो स्पीड ऑफ रेस्पॉन्स क्या है कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो मेजरेबल क्वांटिटी या जो मेजर्ड क्वांटिटी है उसके चेंज को कितना तेज़ी से क्या कर रहा है, डिटेक्ट कर रहा है या उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट कर रहा है, रेस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक है, तो इट इज डिफाइंड एज द रेपिडली विथ विच एन इंस्ट्रूमेंट और मेजरिंग सिस्टम रेस्पॉन्ड टू चेंज इन मेजर्ड क्वांटिटी। मतलब मेजर्ड क्वांटिटी में चेंज के अकॉर्डिंग कितना तेज़ी से या कितना रेपिडली वो इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग सिस्टम या इंस्ट्रूमेंट क्या कर रहा है, आपका रेस्पॉन्ड कर रहा है, प्रतिक्रिया कर रहा है। रेस्पॉन्स टाइम, it is the time required by measuring instrument or system to settle its final steady state position after application the input। मतलब क्या हुआ कि जैसे आपने कोई इनपुट सिग्नल उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पे अप्लाई किया तो उस पर्टिकुलर टाइम से लेकर जब तक कि आपका जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, सिस्टम है, वो फाइनल स्टेडी स्टेट पोजीशन में नहीं आ जाए तब तक के बीच का जो टाइम डिफरेंस है वही क्या कहला जाएगा, आपका रेस्पॉन्स टाइम। सेकेंड है आपका मेजरिंग लेग। ठीक है, तो द डिले इन द रेस्पॉन्स ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट टू ए चेंज इन मेजर्ड क्वांटिटी इज नोन एज मेजरिंग लेग। ठीक है, तो जो भी आपका मेजर्ड क्वांटिटी है उसमें चेंज करने के अकॉर्डिंग आपका आइडियली तो क्या होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट भी उसके आइडियली अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए, रिएक्ट करना चाहिए, रेस्पॉन्ड करना चाहिए। बट आपने क्या किया, जो आपके जो मेजर्ड क्वांटिटी है उसमें तो चेंज करती है बट आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो उसको रेस्पॉन्स नहीं कर रहा, उसमें कुछ डिले आ रहा है। ठीक है, तो उस चेंज को अप्लाई करने के बाद कितना देर बाद आपका क्या कर रहा है, जो इंस्ट्रूमेंट है वो रेस्पॉन्ड कर रहा है, वही क्या कहलाता है, आपका मेजरिंग लेग। थर्ड है आपका फिडेलिटी। तो फिडेलिटी क्या होता है कि आपका जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो क्या होना चाहिए कि जो आपका इनपुट जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में आपका क्या होना चाहिए, आउटपुट भी उसी फॉर्म में होना चाहिए या उसी प्रकार में होना चाहिए, इसी रूप में होना चाहिए। ठीक है, तो fidelity of a system is defined as the ability of the system to reproduce the output in the same form as the input।
तो जिस फॉर्म में आपका इनपुट है उसी फॉर्म में आपका आउटपुट मिले हैं, वही प्रॉपर्टी या वही एबिलिटी उस पर्टिकुलर सिस्टम की या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की क्या कहलाती है, फिडेलिटी कहलाती है। तो ये अपन को क्या है, डिजायरेबल प्रॉपर्टी है ये अपन को। फोर्थ है, लास्ट है आपका डायनेमिक एरर। तो द डायनेमिक एरर इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू ऑफ क्वांटिटी चेंजिंग विथ टाइम एंड द वैल्यू इंडिकेटेड बाय द इंस्ट्रूमेंट इफ नो स्टैटिक एरर इज अज्यूम्ड। मतलब डायनेमिक एरर वह है जब आप टाइम के साथ उसकी जो मेजर्ड वैल्यू है उसको चेंज कर रहे हैं, तब उसकी जो ट्रू वैल्यू आई, माइनस जब आपने कोई भी स्टैटिक एरर नहीं मानते हुए जो उसकी ट्रू वैल्यू आई, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही क्या कहलाता है, आपका डायनेमिक एरर। मतलब आपकी जब क्वांटिटी जो आप मेजर कर रहे हो उसमें टाइम के साथ चेंज करके जब आपने जो रीडिंग ली या जो ट्रू वैल्यू आपको प्राप्त हुई, उसमें से अगर अपन कोई भी स्टैटिक एरर नहीं मानते हुए जो अपन को ट्रू वैल्यू मिली उसमें से अगर उसको ट्रू वैल्यू को घटा दें तो अपन को क्या मिल जाएगा, डायनेमिक एरर अपन को मिल जाएगी। ठीक है, तो इस सेशन में अपन ने क्या देखा कि कितने प्रकार की मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की प्रॉपर्टीज होती हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। दो प्रकार की होती हैं, स्टैटिक और डायनेमिक। तो दोनों प्रॉपर्टीज में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज शामिल होती हैं उनके बारे में अपन ने इस सेशन में देखा। थैंक यू।